नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं हितेश की बात और मैं हूं हितेश मोहन। आज बात कर्नाटक के इलेक्शंस की। दस मई को कर्नाटक में इलेक्शन होने हैं और 13 मई को कर्नाटक के रिजल्ट आ जाएंगे। बहुत सारे चैनल्स ने ओपिनियन पोल्स दिखाए हैं और लगभग सभी ओपिनियन पोल्स का मोटा मोटा ये निष्कर्ष है कि 2023 में होने वाले इन इलेक्शंस में कांग्रेस को एक बढ़त हासिल है और उसके मोटे दो कारण बताए गए हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी, बासवराव बोम्मई की सरकार के खिलाफ, और दूसरी मुद्दा करप्शन का है। मेरा अपना मानना यह है कि कर्नाटक में करप्शन कोई मुद्दा है ही नहीं। कर्नाटक की जनता ये मान चुकी है कि कर्नाटक में हर पार्टी के अंदर ऐसे नेता हैं जो भ्रष्ट हैं और उनसे आसानी से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। आज कर्नाटक के चुनावों के विषय में मैं अपना आकलन देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात कर्नाटक की डेमोग्राफी की। कर्नाटक में मोटे तौर पर 27 से 32% पॉपुलेशन जो है वो लिंगायत और वोकालिंगा की है और 13% पॉपुलेशन करीब करीब मुसलमानों की है। पूरे कर्नाटक की अगर पॉपुलेशन देखें तो करीब 7 करोड़ की पॉपुलेशन है। उसमें लगभग 5 करोड़ वोटर्स वोट डालेंगे। कर्नाटक की राजनीति के अंदर लिंगायत और वोकालिंगा इन दो समुदायों का हमेशा वर्चस्व रहा है और ये इससे भी पता लगता है कि 2018 के चुनावों में लगभग आधी सीटें जो है वो इन दोनों समुदायों ने ही मिलकर ही जीत ली थी। अब ये जो इलेक्शंस में, कर्नाटक के इलेक्शंस में जो कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है, इसका एक और कारण भी अगर आप ढूंढें तो पाएंगे कि जब भी जो है बीजेपी सत्ता में भी रही है तब भी उसको बहुमत हासिल नहीं हुआ है। दूसरा, आपको यह फैक्टर भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि भले ही कांग्रेस की बढ़त दिखाई जा रही हो, लेकिन कांग्रेस में धड़ेबाजी बहुत है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के धड़ों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई अभी तक भी जारी है। तीसरा, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो बढ़त दिखाई जा रही है इसके बारे में बीजेपी को पहले ही पता था और बीजेपी ने एडवांस में इसके बारे में रणनीति भी बनानी स्टार्ट कर दी थी। ये इस बात से भी स्पष्ट है कि आपने देखा होगा कि पिछले काफी दिनों से मोदी जी के, शाह साहब के, अमित शाह जी के और जेपी नड्डा जी के दौरे लगातार कर्नाटक में बढ़ रहे हैं। 11 नवंबर को मोदी जी ने 108 फीट
ऊंची ब्रॉन्ज की एक स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी केम्पे गौड़ा साहब की बेंगलोर में उसका लोकार्पण किया था। 26 मार्च को भी वासावन्ना और केम्पे गौड़ा की मूर्तियों का अमित शाह जी ने बेंगलोर में स्टोन फाउंडेशन किया है भी। ये चीजें क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि बीजेपी का जो मुख्य फोकस है वो ये है कि लिंगायत जो उनका परंपरागत वोट बैंक है उसको तो कंसोलिडेट किया जाए, अक्षुण्ण रखा जाए और साथ में वोकालिंगा को अपने साथ मिलाने की कोशिश की जाए। इसी कारण से वो देवगौड़ा साहब की लगातार तारीफ करते रहते हैं। वोकालिंगा के कुछ बड़े नेताओं को उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया है और इस सब का प्रभाव अगले इलेक्शंस में, आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनमें पड़ना तय है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा मैं आज करने जा रहा हूं वो है कि जब इलेक्शंस डिक्लेयर किए चुनाव आयोग ने, उससे पहले 29 मार्च को बीजेपी सरकार ने अध्यादेश के द्वारा मुस्लिमों को प्राप्त 4% रिजर्वेशन को उनसे वापस ले लिया और उसका लिंगायत और वोकलिंगा समाज में रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में, इसका ही हम आकलन करेंगे। ये जो आरक्षण मिला था 4% मुसलमानों को, ये जो है वो देवगौड़ा साहब की जो सरकार थी 1995 के अंदर, उन्होंने ये आरक्षण उनको दिया था और इनको जो है बैकवर्ड क्लास मानकर ये आरक्षण दिया गया था। अब ये आरक्षण उन्होंने वापस ले लिया। 2B की जो कैटेगरी थी उसके तहत इनको आरक्षण मिलता था, तो अब इस आरक्षण को उन्होंने ये यहां से लेकर और जो है वो इन दोनों में 2% का आरक्षण इनको बढ़ा दिया गया। लिंगायत का आरक्षण 4 से 6% कर दिया गया, वोकालिंगा का 5 से 7% कर दिया गया। तो जो मुस्लिम्स थे उनका जो 4% आरक्षण वापस लिया गया, तो उन मुस्लिम्स को जो है वो बीजेपी सरकार ने ईडब्ल्यूएस में शामिल कर लिया। ईडब्ल्यूएस में भी कौन कौन सी जातियां आती थी? ब्राह्मण आते थे, जैन आते थे, आर्य वैश्य, मुदलियार जैसे जो है वो जातियां आती थी। और ये जो है ये कुल जो है ये पॉपुलेशन का 4% हिस्सा थे। मुसलमानों का जो पॉपुलेशन है मैंने पहले बताया कि वो 13% था। तो ईडब्ल्यूएस में पहले जो 10% आरक्षण मिलता था, मुसलमानों का 13% पॉपुलेशन और जो 4% ये जो जातियां मैंने ऊपर बताई, जो मुदलियार, ब्राह्मण और वैश्य, ये सब मिलाकर जो जातियां थी, ये मिलाकर हो गया 17%। तो जो 10% आरक्षण था उसमें इन मुसलमानों को शामिल कर लिया। अब इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि अब मुसलमानों को अपने कोटे के लिए इन जो 10% ईडब्ल्यूएस का कोटा है उसमें कंपीट करना पड़ेगा। मुसलमानों का यह कहना है कि हम जो है ये अपर क्लास हिंदूज के साथ जो है वो कंपीट नहीं कर सकते। कांग्रेस भी जो है इसका विरोध कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना यह है कि ये जो है संविधान के खिलाफ है कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। दूसरा, बीजेपी का मानना यह है कि गरीब हिंदुओं की कॉस्ट पर मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। यदि ये जो 4% का कोटा जो मुसलमानों को बैकवर्ड क्लास से दिया गया था
उसको यदि कर्नाटक में पिछले कुछ समय की घटनाओं, जिसमें हिजाब की घटना शामिल है, हलाल पर चला हुआ आंदोलन शामिल है, टीपू सुल्तान के बारे में जो नैरेटिव चला था कि उनको दो वो कलिंगा वॉरियर्स ने, एक तो यूरी गौड़ा थे और एक निंजे गौड़ा थे, उन्होंने मारा था। इनके साथ अगर क्लब कर लिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। मुसलमानों का कहना यह है कि इसको अगर हम 10% के साथ जोड़ दिया जाए मुसलमानों को, तो उनकी किसी कोई 600 सीटें तो मेडिकल में कम हो जाएंगी, 1000 सीटें इंजीनियरिंग कॉलेज में कम हो जाएंगी, और वो जो है हिंदुओं के साथ जो है कंपीट नहीं कर पाएंगे। अब वैसे तो मुसलमान ये मानते हैं कि उनके यहाँ कोई जाति प्रथा है नहीं, इस्लाम के नाम पर सब वो एक है, लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तब वो कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ भी जो है बहुत पिछड़े लोग हैं, बहुत पिछड़ी जातियाँ हैं, इसलिए हमको आरक्षण बैकवर्ड मानकर आज आरक्षण दिया जाए। संविधान के हिसाब से ये कितना सही है ये आप खुद तय कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें, जो बीजेपी सरकार है उसने जो 2B के तहत जो आरक्षण मिलता था वो खत्म कर दिया, साथ में 3 की जो श्रेणी थी वो भी खत्म कर दी, और उसने जो है वो SC का जो SC के लिए जो आरक्षण था उसको उन्होंने उसी तरह से बरकरार रखा। अब यहां मुद्दे की बात यह है कि SC के अंदर भी 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो अनटचेबल्स लोग आते हैं, छुआछूत वाले, और एक वो लोग आते हैं जैसे बंजारा कौम, लंबनी कौम, दूसरे कुछ छोटे मोटे SC ग्रुप, जिनके साथ छुआछूत तो नहीं होती है लेकिन फिर भी वो जो है वो SC में आते हैं और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। अब उनके अंदर ये एक तरह का डर बैठ गया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा आरक्षण जो है वो समाप्त हो जाए, और उसके लिए वो आंदोलन करने लगे। 2005 के अंदर जब JDS की सरकार थी तो उन्होंने एक सदाशिव कमीशन बनाया था, और उस सदाशिव कमीशन का काम यह था कि वो ये तय करे कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर जो अनटचेबल्स और टचेबल्स जो सब क्लासिफिकेशन है उनको किस प्रकार से आरक्षण प्रदान करना है। उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, जो कभी भी अभी तक भी जो है वो विधानसभा के पटल पर रखी नहीं गई है और न वो अभी तक पब्लिक की गई है। लेकिन इस ग्रुप को साधने के लिए बीजेपी ने क्या किया है, बीजेपी ने कहा है कि हम सदाशिव जो कमीशन है उसकी कमेटी को नहीं मानेंगे, और जो टचेबल्स जो SC कास्ट है उनका आरक्षण इसी तरह से बरकरार रहेगा। ये मैंने आपको किस लिए बताया? ये सब मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये पता लगे कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है कर्नाटक के इलेक्शंस के अंदर। इस समय जबकि कर्नाटक में एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, हलाल, हिजाब, टीपू सुल्तान जैसे मुद्दे लगातार उठ रहे हैं, तब निश्चित रूप से हिंदुओं का ध्रुवीकरण होना स्वाभाविक है। और ऐसे में बीजेपी ने यह कोशिश की है कि हिंदू ध्रुवीकरण के साथ साथ लिंगायत, वोकालिंगा और जो SC वोट्स जो उनके साथ परंपरागत रूप से जुड़ा हुआ है उसको किस तरह से लगातार अपने साथ रखा जाए।
अगर ये करने में बीजेपी सफल हो जाती है, उसके साथ मोदी जी की अपनी एक इमेज है, उनको पसंद करने वाला एक तबका है, उनका खुद का एक अपना अलग वोट बैंक है, उसको जनता स्वीकार कर लेती है, तो मुझे लगता है कि आज की कांग्रेस की धड़ेबाजी को देखते हुए अगर परिणाम बीजेपी के पक्ष में कर्नाटक में आए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन यह सब कुछ जनता के ऊपर निर्भर करता है। यहां एक और बात भी ध्यान देने की है कि 1983 और 1988 में दो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बने थे। पहला कमीशन जो बना था 1983 में, वो जस्टिस टी वेंकटा स्वामी ने की अध्यक्षता में बनाया गया था, और 1988 में ओ चिन्नप्पा रेड्डी के अध्यक्षता में बना था। इन दोनों कमीशंस ने ये रिपोर्ट दी थी कि लिंगायत और वोकालिंगा को जो है वो बैकवर्ड कास्ट की श्रेणी से अलग किया जाकर इनका आरक्षण समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद कोई भी सरकार इस तरह का साहस नहीं जुटा पाई है। बीजेपी ने उसके उलट इस आरक्षण को अभी 2% करके और बढ़ा दिया है। इसका निश्चित रूप से इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सहयोग प्रदान कीजिए। धन्यवाद।